बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 3 ऑफ बूलियन अलजेब्रा। और हमने लास्ट टाइम जो सेकंड लेक्चर में देखा था, जो सेकंड पार्ट में देखा था, वो ये था कि हमारे पास एक टेबल है, उससे हमने एक सर्किट बनाया। और सर्किट बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो ट्रुथ टेबल है उससे एक इक्वेशन बनाई, और उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने एक सर्किट बनाया। लेकिन क्या ये मिनिमम सर्किट है? क्योंकि डेफिनेटली जितने नंबर ऑफ़ गेट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे उतनी हमारी पावर यूजेज भी ज़्यादा होगी। और जब हम बात करते हैं कि हमें ज़्यादा एक एफिशिएंट सर्किट चाहिए जो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करता हुआ मैक्सिमम हमें यूटिलाइजेशन दे दे, तो उसके लिए हमें सर्किट को मिनिमाइज़ करना पड़ता है। सो इन करंट सिनेरियो में ये हमारे पास सर्किट तो है, और ये हमें हमारा जो वर्किंग है उसको फुलफ़िल तो करता है, लेकिन क्या ये रिड्यूस्ड सर्किट है और ये मिनिमम सर्किट है जिसकी बेस के ऊपर हम यही सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं विद यूजिंग मिनिमम पावर? तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हम इस सर्किट को मिनिमाइज़ करेंगे। उस मिनिमाइज़ करने का जो तरीक़ेकार है उसमें से एक तरीक़ेकार है कि आप अपनी इस जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको मिनिमाइज़ करें। मैं इसलिए थोड़ा सा इसको दोनों स्लाइड्स को यहाँ पे सामने रख रहा हूँ ताकि आपको ये इक्वेशन नज़र आ जाए जो हमने ऊपर ड्राइव की थी। और अब हम देखेंगे कि हम इसको मिनिमाइज़ किस तरह करेंगे। जब हमने इसको मिनिमाइज़ करना है तो एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम यूजिंग जो हमने पीछे रूल्स और थ्योरम्स पढ़े थे, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको रिड्यूस करें। तो हमारी जो इक्वेशन है ये नीचे लिखी हुई है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है। इसमें एक्स वाई ज़ी को पहले और एक्स वाई ज़ी बार और एक्स बार वाई जेड को आगे लिख दिया। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक ए और उसके अंदर दोबारा आप ए ऐड कर दें तो आपका आंसर जो है, यानी ए और को आप ए के साथ ही और कर दें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी ए ही आएगा। सो यूजिंग दिस थ्योरम आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपने एक्स वाई ज़ी एक ऐसी जनरल टर्म है जिसके अंदर कोई बार नहीं आ रहा। सो अगर आप इसी के अंदर दोबारा इसी को ऐड कर दें तो आपकी इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो थ्योरम ए प्लस ए कहता है वो है कि ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए। लेकिन ये हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने इक्वेशन को रिड्यूस करना है और सिंपल हमने अलजेब्रा की जो है टेक्निक वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो जब आप इनको ए प्लस ए वाला फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो आपके पास जो काम हो सकता है वो दैट इज़ कि आपने यहाँ पे अगर आप स्टेप 2 में देखें तो स्टेप 2 के अंदर आपने एक्स वाई ज़ी एक जो है वो आपने एक्स वाई जेड बार के साथ इसको अरेंज कर दिया और एक एक्स वाई ज़ी को एक्स बार वाई जेड के साथ अरेंज कर दिया। सो इन दैट केस आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं फ्रॉम वन साइड, और इसी तरह दूसरी साइड दूसरे सिनेरियो के अंदर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक सेट बन गया है आपका ये और ये, जबकि दूसरा सेट आपका बन गया है ये और ये। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी जो येलो हाईलाइटेड है एक्स और वाई, ये दोनों के अंदर कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप एक्स और वाई को अगर कॉमन निकाल देंगे तो अंदर वैल्यू बचेगी जेड और जेड बार। इसी तरह आपने जो ये ब्लू या सियान आपने जो हाईलाइशन है इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है इसमें से जो कॉमन निकल सकती है दैट इज़ वाई जेड, और आपके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रह जाएगी दैट विल बी एक्स प्लस एक्स बार। एक चीज़ ज़हन में रखें, x प्लस एक्स बार का मतलब ये है कि अगर x 1 हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू 0 होगी। सो इन अदर सिनेरियो अगर ये 0 है तो अगली जो ऑपोजिट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 1 होगी। और हमारा और गेट ये कहता है कि कोई एक वैल्यू भी 1 हो जाए तो हमारी आउटपुट 1 हो जाती है। सो यही चीज़ आपने स्टेप 3 में की है कि आपका एक्स वाई तो कॉमन ऑलरेडी था ही, z प्लस जेड बार वो यही सिनेरियो हमें
पोर्ट्रे करेगा, क्योंकि ये आपका x अगर हम इसको कहें तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है, तो ये x कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। सो आपके पास z प्लस z बार हमें यही चीज़ प्रेजेंट करेगा और हम इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, और इसी तरह yz इन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x बार ये भी हमें इसी सिनेरियो में रिप्रेजेंट करेगा। सो आपके पास जब ये वैल्यू बनेगी और किसी चीज़ के साथ भी आप 1 मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर a के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा जो a की वैल्यू होगी। सो दैट मीन्स कि आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड यहाँ पे बचेगा। सो इन दैट सिनेरियो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हम इस सर्किट को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि जहाँ पे हमने तीन इनपुट्स यूज़ की थी और जो हमारे पास नंबर ऑफ गेट्स लगे थे दैट आर 3 हमारे पास एंड गेट लगे थे और 1 हमारे पास और गेट लगा था। तो अब इस सिनेरियो के मुताबिक जब हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो हम यहाँ पे 2 एंड गेट और 1 और गेट से अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। जबकि इसकी इनपुट के अंदर एक इनपुट जो है वो x की आएगी और एक y की, और दूसरे गेट में एक वैल्यू z की। तो एक आपकी वैल्यू बन गई yz और ये xy। तो आपकी जो आपने इक्वेशन आपने बनाई है ये वही हमें रिजल्ट्स परफॉर्म करके देगी जो आपका एक्चुअल सर्किट जो है वो हमें देता था। अब इसकी हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा ही होता या नहीं होगा। सो उसके लिए हम इस सर्किट के ऊपर जो है हम इसकी परफॉर्मेंस करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास x, y और z की वैल्यूज़ क्या बनी। हमारे पास x और y और z की वैल्यू हमने चूँकि वैल्यू जो जाएंगे हम उसकी वैल्यू देख लेते हैं। किसी एक वैल्यू पे हम इसको पहले टेस्ट करते हैं। लेट से हम यहाँ पे देखते हैं 101 और आंसर 0 है। सो इन दैट केस हमारे पास x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1। ये वही ट्रूथ टेबल है जो आपने ऊपर जो है वो यूज़ किया था इक्वेशन बनाने के लिए। तो इन दैट केस ये है आपका x, ये है y एंड दिस इज z एंड दिस इज ऑल्सो y। सो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आई। x की वैल्यू थी हमारे पास 1, y की वैल्यू 0 एंड यहाँ पे y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू हमारे पास थी 1। सो 1 और 0 की वैल्यू को जब आप एंड करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 0 और 1 को आप एंड करेंगे तो आंसर आएगा 0। और जब आप इन दोनों को और करेंगे तो क्योंकि दोनों ही 0 हैं तो हमारी आउटपुट आएगी 0। इसी तरह अगर हम इसको चेंज करें और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं 0 1 1 इज इक्वल टू 1, तो लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होती है। हमने यूज़ किया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू 1, यहाँ पे y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। सो x 0 और 1 ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0, y और z इज इक्वल टू 1। और की कैपेसिटी ये है कि कोई एक भी वैल्यू 1 आउट हो जाए तो वो आउटपुट में 1 डिक्लेयर कर देता है। सो दैट इज़ कि हमारे पास ये वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है जो इससे पहले आपने फुल इक्वेशन से रिप्रेजेंट की थी। सो दैट मीन्स कि आपकी ये पूरी इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम बिहेवियर शो करेंगी। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में क्या फ़र्क है।
जब आपने अभी थोड़ी देर पहले जो आपने एक एग्जांपल देखी, उसके अंदर आपने जो यूज़ किया था वो ये था, तरीक़ेकार यूज़ किया था कि आपके जिस जिस वैल्यू पे आपकी आउटपुट 1 है, उस तमाम वैल्यूज़ के ऊपर आप इनपुट्स को मल्टीप्लाई करें और जितनी वैल्यूज़ आपकी आउटपुट में 1 है उन तमाम को आपस में ऐड कर दें। इसलिए आपने देखा कि आपके पास जो है वो 3, चूँकि आउटपुट के ऊपर वैल्यूज़ जो हैं आउटपुट में 1 आए थे, तो आपने उन 3 जगहों पे इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया और उन तीनों को आपस में ऐड कर दिया। आपकी जो 3 पॉइंट्स बने थे उनमें से एक था एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड बार। ये वो 3 पॉइंट्स थे जहाँ पे आपकी जो आउटपुट है उस पे 1 आई थी। तो उन 3 आउटपुट पॉइंट्स के ऊपर आपने इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया था। ये तरीक़ेकार कहलाता है मिन टर्म्स। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर, बल्कि इस तरह कहना चाहिए कि अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पे आपकी आउटपुट 0 हो, ये है फॉर आउटपुट इज इक्वल टू 1, ये वहां पे हम ये काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आउटपुट पे 0 हो, वहां पे हम जहां जहां पे हमारे पास आउटपुट 0 आ रही है, वहां वहां पे हम इनपुट्स को ऐड कर दें और इनका जो सम आएगा उनको जितनी जगहों पे आपकी वैल्यू 0 आ रही है उतनी मरतबा आप उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपकी मैक्स टर्म्स बन जाएंगी। सो इन दैट सिनेरियो अगर हम इसी एग्जांपल की मिसाल लें, क्योंकि ये 3 इनपुट्स हैं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ वंस आपके पास आउटपुट्स आई वो 3 थी, तो रिमेनिंग आपके पास आउटपुट्स बची 5। सो दैट मीन्स कि आपके पास इनपुट के कॉम्बिनेशंस जो आपके 3 इनपुट्स हैं उसकी 5 टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, जिसमें हर एक टर्म जो है वो आपके 3 इनपुट्स पर मुश्तमिल होगी और वो तीनों इनपुट्स आपस में ऐड हो रही होंगी। और एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, चूंकि हम यहाँ पे 0 की वैल्यू पे ले रहे हैं, आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप जो x है वो आप 0 को x लेंगे और 1 को x बार लेंगे। जिस तरह आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, यहाँ पे मिन टर्म के केस में आपका जहाँ पे 0 आता था हम वहाँ पे उसको x बार लेते थे और जहाँ पे 1 आता था वहाँ पे हम उसको x लेते थे। यहाँ पे ये चीज़ उलट हो जाएगी, चूंकि यहाँ पे हम जीरोस के ऊपर आप ले रहे हैं तो पूरा सिनेरियो आपका जो है वो उलट हो जाएगा और आप यहाँ पे जहाँ पे 0 होगा उसको आप x कंसीडर करेंगे और जहाँ पे 1 होगा उसको आप x बार कंसीडर करेंगे। ये हमने एक लेक्चर इससे पहले देखा था और मैंने आपको कहा था कि जब आप आगे जाएंगे तो फिर आपको चीज़ समझ आएगी कि हम अपनी टर्म्स को हमारा बिहेवियर जो है हमारी इक्वेशन का वो सेम रहता है अगर हम मल्टीप्लाई के साइन को एडिशन के साइन से रिप्लेस कर दें और एडिशन के साइंस को मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर दें। इसके साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वंस को जीरोस और जीरोस को वंस से रिप्लेस कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे बिहेवियर वही चीज़ आ रही है कि जहाँ पे आपका x बार था अब वहाँ पे x आ रहा है और जहाँ पे x है वहाँ पे x बार आ रहा है। तो इस तरीके से अब ये सवाल ये उठता है कि हम ये दोनों आइडियाज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी इस सिनेरियो के अंदर जो हमने एग्जांपल देखी, हमारे पास नंबर ऑफ वंस कम थे और नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा थे। अगर तो ये सिनेरियो हो कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस कम है और नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हैं, तो फिर बेहतर तरीक़ेकार ये है कि हमें चूँकि मिनिमम सर्किट बनाना है तो हम मिन टर्म्स को यूज़ करें। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो रेज होता है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कम जो है हमारे ट्रूथ टेबल में अपीयर होते हैं और नंबर ऑफ वंस बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं, तो ये एक वाइज डिसीजन होगा कि हम अपने सर्किट को मिनिमाइज करने के लिए बजाय ये कि हम नंबर ऑफ वंस वाले ज़्यादा सर्किट को उठाएं, हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को पिक कर लेते हैं ताकि हम वहाँ से सर्किट को ईजिली वहाँ से बना सकें और हमें फिर ये आसानी हो जाएगी। जो इक्वेशन को रिड्यूस करना है वो हमारे लिए रिड्यूस करना आसान हो जाएगा यूजिंग बूलियन टेक्निक्स जो हैं।
लेकिन इसके अलावा हमारे पास रिडक्शन के और तरीक़ेकार भी हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। आपकी जब भी हम सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम एक ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमने उसको मिन टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमने ये इक्वेशन बनाई थी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम उसको वो पॉइंट बता देते हैं कि जहाँ जहाँ पे 1 आया है। आप चूंकि ये मिन टर्म की इक्वेशन है, तो मिन टर्म को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म्स को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने यहाँ पे, चूंकि ये इक्वेशन है SOP, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर करता जाऊं कि ये जो आपकी मिन टर्म्स वाली इक्वेशन है, जो आप मिन टर्म से बनाते हैं, इसको आप कहते हैं SOP इक्वेशन या सम ऑफ प्रोडक्ट्स। जबकि जो हम मैक्स टर्म से इक्वेशन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉज, प्रोडक्ट ऑफ सम। और जब हमने इनकी इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिस तरह आपको नीचे नजर आ रहा होगा, तो हम इसके लिए जो साइन SOP के लिए यूज करते हैं, वो हम समेशन का साइन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने पॉज की इक्वेशन लिखनी हो, तो हम उसके लिए पाई का साइन यूज करते हैं। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो टेबल है, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, वो किन किन पॉइंट पे हमारी एक्टिव आई हैं, 1, 2 और 3। तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये मिन टर्म कौन कौन सी बनती हैं, ये है M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। आपका 1 की वैल्यू आपकी आउटपुट में किस किस पॉइंट पे आई है, वो है आपकी M3 पे, M6 पे और M7 पे। आप इसकी इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेशन आपकी, ये चूंकि SOP इक्वेशन है, तो ब्रैकेट में हम इनका नंबर मेंशन कर देंगे कि 3rd नंबर पे, 6 नंबर पे और 7 नंबर पे आपकी जो इक्वेशन है, वो आपकी आउटपुट जो है वो प्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स कि आपकी एक 3 नंबर की 3 इनपुट की आपकी एक सर्किट है, जिसके अंदर आपके पोजीशन नंबर 3, 6 एंड 7 के ऊपर आपकी आउटपुट जो है वो 1 आ रही है। इन दैट केस, इसी केस के अंदर अगर हमने पॉज की इक्वेशन बनानी हो, तो पॉज की इक्वेशन बनेगी 0, 1, 2, 4, 5। ये आपकी पॉज की इक्वेशन बनेगी इसी सेम सिनेरियो के लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो है हम मज़ीद एक और एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हम उसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि अगर आप जिस तरह हमने अभी बात की कि हमारे पास SOP इक्वेशन है और POS इक्वेशंस हैं, अगर आप इन दोनों का बिहेवियर देखेंगे तो इनके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, लिखने के तरीक़ेकार और इक्वेशन को बनाने के तरीक़ेकार में फ़र्क ज़रूर है। यहाँ पे अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपने देखना हो कि आपने इसकी कॉम्प्लीमेंटिंग किस तरह करनी है, तो उसका एक तरीक़ेकार ये भी है, जिस तरह हमने ऊपर बात की कि या तो आप उसको ज़ीरोज़ के ऊपर कर लें, या फिर उसको आसान समझने का एक दूसरा तरीक़ेकार ये भी हो सकता है, जो आपकी बुक्स में नज़र आता है, दैट इज़ कि आप आपकी जो वैल्यू है आउटपुट की, आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर दें।
तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे आप उनकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीक़ेकार हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ऊपर एक आसान तरीक़ेकार बता दिया है। लेकिन चूँकि ये एक डिस्कस्ड हुआ पैटर्न है तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको करने का तरीक़ेकार फिर ये होगा कि आपके पास अगर कोई एक इक्वेशन है, सपोज g इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, आप इसके एक पोर्शन को लें और उसको एक कोई टेम्परेरी नाम असाइन कर दें, और जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और इसके कॉम्प्लीमेंट को अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपके जो इक्वेशन के अंदर जब वो डिज़ोल्व होगा तो उसका बिहेवियर भी आपके जो है वो साइंस उलट जाएंगे और आपका जो इनपुट है वो भी उलट जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि अगर आप a प्लस जेड होल के ऊपर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है तो अगर आप उसको अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट और प्लस का साइन वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो और से एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और z के ऊपर भी बाहर आ जाएगी। इसी तरह जब आप इसको यहाँ पे z को चूँकि हमने b प्लस सी का नाम दिया था, तो अगर हम इसको z को रिप्लेस करते हैं b प्लस सी से और उसका भी इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपको चीज़ नज़र आएगी कि आपकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय b कॉम्प्लीमेंट डॉट c कॉम्प्लीमेंट। सो आपकी वैल्यू g इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी से g बार इज इक्वल टू a बार डॉट बी बार डॉट सी बार में कन्वर्ट हो जाएगी, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एसोसिएटिव रूल के तहत अगर आपका ब्रैकेट है, अगर आप इसको ओपन कर भी देते हैं तो चूंकि बाहर भी मल्टीप्लाइड का साइन है और अंदर भी मल्टीप्लाई का साइन है तो फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ जो है इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे नीचे समझाने के लिए यहाँ पे दी गई है। दैट इज़ कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है विच इज़ f इज इक्वल टू एक्स बार z प्लस वाई जेड, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपके पास x, और इसको मैं अमूमी तौर पे समझाने के लिए इस कॉम्प्लीमेंट को इसके ऊपर बार के तौर पे लिख देता होता हूँ। उससे ये होगा कि आपके पास x बार z इसके ऊपर बार आ गई, और चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस के ऊपर जब बार आ जाती है तो ये डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और y z इसके ऊपर भी बार आ गई। जब आप इसको दोबारा डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास x बार का बार जो है वो x के इक्वल होगा, क्योंकि हमने बात की हुई है कि अगर आप किसी चीज़ का डबल कॉम्प्लीमेंट कर लें, हमने पहले भी देखा था कि अगर आप x को एक मरतबा इन्वर्टर में से गुजारें तो वो x बार बन जाएगा, और अगर आप इसको दोबारा इन्वर्टर में से गुजारेंगे तो वो x डबल बार या फिर इक्वल टू x ही होगा, क्योंकि ये जब 0 होगा तो इसका इन्वर्टेड वैल्यू 1 होगी, और 1 को अगर आप दोबारा इन्वर्ट कर देंगे तो वो दोबारा 0 बन जाती है। तो इसी तरह जब आपने x का डबल बार किया तो वैल्यू x बन गई और z के ऊपर जो है आपके पास बार आ गया, और ये चूंकि प्लस के ऊपर आपका बार आया था तो ये प्लस से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और y के ऊपर बार आने से वो y बार और z बार में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे चूंकि दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन था तो यहाँ पे ये प्लस के साइंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि नीचे आपको इक्वेशन जो है वो इसकी जो आपकी सम की इक्वेशन थी वो आपको प्रोडक्ट ऑफ सम की इक्वेशन में नज़र आना शुरू हो गई है फॉर्मेट में। और एक चीज़ जहन में रखें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कैनोनिकल कन्वर्जन एक दूसरे की कहलाती हैं, और ये दोनों के जो इम्पैक्ट है वो एक दूसरे का एक ही तरह का होगा, यानी आपके रिज़ल्ट के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप SOP इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं या POS इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। हमने अपनी ईजीनेस देखनी है कि हम SOP में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं या POS के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग अ सर्किट फ्रॉम अ ट्रुथ टेबल, ताकि हमें ये देखना है कि हम कौन सी इक्वेशन को जल्दी मिनिमाइज़ कर सकें। सो अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास जो है जो हमने पहले ऊपर डिस्कस भी की थी कि अगर हमने POS इक्वेशन बनानी हो तो हमारे पास वंस के पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हमें
पीओएस इक्वेशन बनानी हो तो हमने ज़ीरोज़ वाले पॉइंट्स देखने हैं, और वो पॉइंट को देखते हुए हमने ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 है उसको हमने 1 कंसीडर करना है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे उसको 0 कंसीडर करना है। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास ये m0 है, इसके अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन x प्लस वाई प्लस z से हुई हुई है, जबकि यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास 0 0 0 आ रही हैं, और इसके अगेंस्ट हमारी जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो भी 0 है। अब इसकी अगर आप सर्किट की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपके सर्किट के अंदर चेंज ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इन दोनों के अंदर जो आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके एक ही तरीके से आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। होपफुली ये आपको बात समझ में आई होगी। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा, या एक रूल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल रहता है, वो ये है कि अगर आपके पास एक ए इनपुट है और अगर इसका आप डबल बार या आप इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो इक्वल टू ए ही होता है। ये इक्वेशन, ये तरीक़ेकार आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपने इक्वेशंस को रिड्यूस करना हो। आप पूरे इक्वेशन को डबल बार कर दें, उसकी वर्किंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक आप उसकी बार को अगर अंदर डिज़ोल्व कर भी देते हैं तो आपकी सर्किट मिनिमाइज़ अगर आप समझते हैं कि आपको करने के लिए फिजिबिलिटी मिल सकती है तो आप इसका डबल बार ले लें, और डबल बार लेने के बाद एक बार अंदर डिज़ोल्व कर दें, वो आपकी इक्वेशन को मिनिमाइज़ करने में आपको हेल्प आउट करेगी। सो अभी हम इसकी एक समरी देखते हैं कि हमने जो लेक्चर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसके अंदर और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं। एक हमने यहाँ पे देखना था ट्रुथ टेबल सर्किट और बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्मेट्स आर इक्वलेंट। ये हमने देख लिया कि हम एक दूसरे से कन्वर्जन कर सकते हैं और एक दूसरे के अंदर हम कन्वर्ट कैसे जो है वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कैसे जा सकते हैं। ईजी टू ट्रांसलेट ट्रुथ टेबल टू एसओपी और पीओएस रिप्रेजेंटेशन। आपके पास ट्रुथ टेबल हो तो आप उससे एसओपी इक्वेशन और पीओएस इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, और उसके साथ साथ बूलियन अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एसओपी या पीओएस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए। एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपने अभी तक जितने भी इक्वेशंस देखी हैं वो तमाम के तमाम एंड और नॉट गेट को यूज़ करते हुए आपने बनाई हैं, क्योंकि ये आपके बेसिक फंडामेंटल गेट्स कंसिडर होते हैं। ज़्यादा अच्छा तरीक़ेकार आपके लिए ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आएँ, क्योंकि ये बेसिक्स कंसिडर होती हैं आपके डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, और हम जो है इन्हीं की बेस के ऊपर जो है अपनी पूरी डिजिटल सर्किटरी को बेस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद लॉजिक गेट्स के साथ हम अगली वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे।